साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। साथियों आज हमारा जो टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र उत्तराखंड से रिलेटिव यहाँ पे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों इसको वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसको आप रिविजन क्लास भी ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दीक्षा को कब लॉन्च किया गया। दीक्षा को कब लॉन्च किया गया है साथियों? तो यहाँ पे 5 अगस्त 2016 या 5 अक्टूबर 2017 या 5 नवंबर 2018 या 5 सितंबर 2017। साथियों आपको याद हो गया होगा कि अब दीक्षा को कब लॉन्च किया गया, तो 2017 में टीचर्स डे के दिन 5 सितंबर 2017। साथियों आ जाता है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर आपको याद रखना है। और आएगा विश्व टीचर्स दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर्स डे, तो 5 अक्टूबर आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। डिसलेक्सिया तो साथियों ये पठन संबंधी विकार होते हैं। जैसे कोई बालक एम को डब्लू पढ़ता है, एम को वह डब्लू पढ़ता है, या वॉच को वह शो पढ़ता है, एस। तो इस तरह से जो विकार होते हैं उन्हें कहते हैं डिसलेक्सिया। और ये डिसलेक्सिया जो मुख्य विकार है ये पढ़ने से संबंधित है। पढ़ने में जो बच्चों को कठिनाई आती तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कितनी सिफारिशें करी हैं। 10 करी हैं, या 15 करी हैं, या 20 करी है, या 25 करी हैं। तो साथियों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कितनी सिफारिशें करी हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ऑप्शन नंबर डी, 25 सिफारिशें करी हैं। क्वेश्चन आ जाएगा साथियों कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2005 में हुई। कब हुई, 2005। आगे से तारीख आ सकता है, तो 13 जून 2005 को ही राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सेम पात्रा। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्न में से किस तिथि को प्रारंभ किया गया। तो 12 मई 2020, 12 अक्टूबर 2020, 12 नवंबर 2020 और 12 अप्रैल 2020। तो साथियों आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है ये 2020 में ही शुरू किया गया है, लेकिन आपको डेट भी याद रखनी है क्योंकि एग्जाम ठीक ठाक पेपर आने वाला है इस बार। तो यहाँ पे 12 मई का दिन आपको याद रखना है। 12 मई 2020 को ही आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कर दी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान किस अधिनियम, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम कब लागू हुआ। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान जो अधिनियम है कब लागू हुआ, तो 2003 में हुआ, या 2002 में हुआ, या 2005 में हुआ, या 2004 में हुआ। तो साथियों आपको बताना है इसका सटीक ऑप्शन। तो इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा 2004 में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल लास्ट हो जाएगा 2004 में। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एडुसेट का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया। एडुसेट तो ये शैक्षिक से शिक्षा से रिलेटिव है। ये 2002 में, या 2003 में, या 2004 में, या 2005 में। साथियों आपको बताना है कि एडुसेट का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया। तो साथियों सन आप सभी को याद होगा 2004 में। 2004 में एडुसेट का प्रक्षेपण वर्ष किया गया, लेकिन यहाँ पे तारीख दे देगा आगे से, तो आपको याद रखना है 20 सितंबर 2004, 20 सितंबर 2004 में ही एडुसेट का प्रक्षेपण वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो आप सभी को बताना है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्किनर हो जाएगा। स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी अक्षरों को बालक की आयु में पहचानने लग जाते हैं। जो हिंदी के अक्षर होते हैं उनको बालक की आयु में पहचानने लग जाते हैं। तो इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष की अवस्था में जो बालक होते हैं ये हिंदी के अक्षरों को पहचानना लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। गर्भ में तो गर्भ में बालक को पूरे 9 महीने से ज़्यादा टाइम लगता है, तो 280 दिन हो जाएगा। यहाँ पे 280 दिन से ज़्यादा दिन बच्चे को गर्भ में विकसित होने में लगते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। तो पेस्टोलॉजी हो जाएगा। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्ष के पुत्र पर अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन है साथियों डेवलपमेंट से रिलेटिव है कि बालक का विकास होता है। तो बालक का विकास किस तरह से होता है,
तो बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि RPWD एक्ट 2016 में कितनी डिसेबिलिटीज हैं। तो दिव्यांगजन अधिकार जो अधिनियम था 2016 में लागू हुआ साथियों, तो इसमें कितने डिसेबिलिटीज है, कितनी है, 21 है या 7 है या 9 है या 8 है। तो आपको याद रखना है 21 है, 21 आपको याद रखना है। और वहीं हम पहले इसमें लगभग 1995 में इसमें 7 डिसेबिलिटीज़ थी, 7 था, और 2016 में अब इसमें टोटल 21 डिसेबिलिटीज़ रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि RPWD एक्ट 2016 भारत में कब लागू हुआ। भारत की बात हो रही है, तो RPWD एक्ट जो दिव्यांगजन अधिकार जो अधिनियम है साथियों, ये भारत में कब लागू हुआ। लागू होने की बात हो रही तो 15 जून 2017 से, 15 जून 2017 से भारत में लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखें हम कि RPDWD एक्ट 2016 में कितने अध्याय तथा कितनी धाराएं हैं। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में आया साथियों, तो इसमें कितने अध्याय थे और कितनी धाराएं थी। तो इसमें थे 17 अध्याय और 102 धाराएं। 17 अध्याय 102 धाराएं आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें हम यहाँ पे कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत देखरेखकर्ता को परिभाषित किया गया। किसमें किया गया है, धारा 2D या धारा 2C या धारा 3D या धारा 2A। तो साथियों देखरेखकर्ता को परिभाषित किया गया है इसमें धारा 2D के अंतर्गत, 2D के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखें साथियों यहाँ पे कि RPWD के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार रखा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, या 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, या 8 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, या 10 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। तो साथियों जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ उसमें जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी उम्र रखी गई है, उसमें 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार रखा गया है। और उसमें धारा 31 के तहत और अध्याय 5 में लिखा गया है चीज़ें। अगला देखें हम RPWD एक्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में कितना प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है दिव्यांगजन जो बच्चे हैं उनके लिए एक्ट के अनुसार। तो 5%, 10%, 15% या 4%। तो साथियों 4% आपको याद रखना है कि 4% RPWD एक्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में दिव्यांगों के लिए 4% का प्रावधान किया गया है। तो साथियों यहाँ पे थोड़ी जान लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर हैं कि सर्व शिक्षा अभियान ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया और 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 1997 से 2002 तक का समय है। तो सर्व शिक्षा अभियान का जो गठन किया गया है ये 2000 से 2001 के बीच किया गया है और यह लागू हुआ पूरे देश में 1 अप्रैल 2001 से। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2001 से। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मुरली मनोहर जोशी थे। तो सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2001 से। 2001 से शुरू हुआ सर्व शिक्षा अभियान 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और शिक्षा मंत्री थे मुरली मनोहर जोशी। और साथियों इसका जो फेमस नारा था, नारा क्या था इसका, नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें। साथियों आपको ऑप्शन में दिख सकता है कि इनमें से सर्व शिक्षा अभियान का नारा है सब पढ़ें सब बढ़ें। वर्तमान नाम सभी के लिए शिक्षा और वर्तमान नाम है इसका सभी के लिए शिक्षा। और उद्देश्य क्या था इसका उस समय 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। 2010 तक का उनका उद्देश्य था सर्व शिक्षा अभियान का कि संतोषजनक गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, प्राथमिक शिक्षा से रिलेटिव था। और अनुदान की बात करें हम तो अनुदान कितना था इसमें 2000 से 2001 के बीच 85% इसमें केंद्र सरकार देगी और 15% इसमें राज्य सरकारों का योगदान रहेगा। वर्तमान में हम बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान का जो रेशियो है ये 60:40 का हो गया है। और वहीं हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहाँ पे 90:10 के उसमें देखा गया है। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसकी संरचना की बात करें हम तो केंद्र अध्यक्ष और केंद्र में क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, राज्य का अध्यक्ष होगा इसमें मुख्यमंत्री होगा और उपाध्यक्ष होगा इसमें शिक्षा मंत्री। तो ये उद्देश्य थे। तो साथियों अगला टॉपिक है इसमें रमसा। रमसा की हम बात करें तो रमसा का फुल फॉर्म हो जाएगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इसका जो गठन हुआ साथियों रमसा का 2009 में हुआ और ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ। 2007 से लेकर 2012 तक
के मध्य ये 11वीं पंचवर्षीय योजना चली। रमसा का गठन आपको याद रखना है 2009 में, और इनका नारा था, रमसा का नारा था कि पढ़े चलो बढ़े चलो। और इससे पहले हमने देखा कि सर्व शिक्षा अभियान का नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें, और रमसा ने कौन सा नारा दिया, सब पढ़े चलो बढ़े चलो, पढ़े चलो बढ़े चलो, इनका ये नारा था। और उद्देश्य क्या था, वो प्राथमिक शिक्षा को लेकर के था। ये था प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक करने के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा को आम जन तक पहुंचाना था। तो साथियों, सर्व शिक्षा अभियान में तो केवल प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ जो रमसा इसने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक करने के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा को आम जन तक पहुँचाना इसका उद्देश्य था। और यहाँ पे जो वित्त पोषण था, सामान्य जो इसमें जो राज्य और केंद्र का जो रेशियो रहता था, सामान्य पहले जो था 75:25, मतलब 75% इसमें केंद्र वहन करता था, 20% राज्य करते थे। और वहीं सर्व शिक्षा अभियान में यहाँ पे 85 था और वहाँ पे 15 था। वर्तमान में देखा जाए तो 60:40 दोनों में है, और विशेष राज्यों के लिए 90:10 का इसमें ये खर्चे का है। संचालन कौन करेगा इसका, संचालन की बात करें हम तो इसे भी संचालन करेगा केंद्र स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और राज्य में करेगा साथियों इसको मुख्यमंत्री। जो रमसा का जो उद्देश्य था, ये क्या था, 14 से 18 साल के बालक बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। 14 साल से 18 साल के बालक बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। वहीं 2017 तक माध्यमिक शिक्षा हेतु 100% नामांकन कराना। 2017 तक की बात करी थी इसने, और 2020 तक 100% दर को 100% ठहराव दर में परिवर्तित करना। सामाजिक आर्थिक लिंग भेद से दूर करना, आवश्यक शिक्षण सामग्री का निर्माण करना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, विद्यालय की उपस्थिति सुनिश्चित करना, ये उसके उद्देश्य थे। और विद्यालय के बारे में क्या कहा, रमसा के अंतर्गत क्या कहा गया, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। इसमें कहा गया कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो प्राथमिक विद्यालय की जो दूरी होगी वो 1 से 3 किलोमीटर की होगी। कितनी होगी, 1 से 3 किलोमीटर। वहीं 6 से लेकर 8 तक जो उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं, इनकी जो दूरी बताई उन्होंने 3 से 5 किलोमीटर के अंतर्गत में उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। वहीं माध्यमिक विद्यालय की बात करें कक्षा 9 से लेकर 10 तक, तो इन्होंने कहा कि जो माध्यमिक विद्यालय है इनकी जो दूरी होनी चाहिए 5 से 7 किलोमीटर के अंतर्गत में माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए, जिसमें कि कक्षा 9 और 10 की बालक बालिकाएँ अध्ययन करेगी। और उसके बाद देखें हम कक्षा 11-12 का जो स्कूल होगा माध्यमिक विद्यालय, ये 7 से लेकर 10 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय का इस तरह से निर्माण किया जाना कहा इन्होंने। अगला देखो साथियों, यहाँ पे रमसा, अब आ गया समसा SSME। तो साथियों, जो सर्व शिक्षा अभियान और रमसा को मिला करके अब बन गया है समसा, और जिसको बोलते हैं समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान बन गया है, जिससे बोलते हैं SSA, समसा, SMSA, समसा, समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा को केंद्रित योजना पर आधारित है। और समसा की हम बात करें तो जो ये सर्व शिक्षा अभियान था SSA 2000 और जो SMSA जो 2009 का था, ये रमसा वाला, इन दोनों को मिला के बनाया गया है समसा। और इसकी हम बात करें साथियों तो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक समयावधि लगभग 2 साल इसकी कर दी गई थी। और जो समसा है अभी, इसका जो विजन है, जो इसका नारा है, वो है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, जो समग्र शिक्षा अभियान है उसमें जो नारा दिया गया है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। और इसमें जो फंड शेयरिंग होगी साथियों, 60% इसमें केंद्र करेगा और 40% इसमें राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं जो पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य हैं वहाँ पे 90% केंद्र इसका वहन करेगा, 10% इसमें खर्चा राज्य सरकारें करेगी। तो साथियों, अब उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन जान लेते हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट हैं। साथियों, वीडियो आज थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके काम के क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इनमें से आ जाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह इनमें से नहीं है, कह रहा तो कस्तूरी मृग है, ब्रह्म कमल है, बुरांस है। तो साथियों, जो चिंकारा है, चिंकारा ये उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें हम, उत्तराखंड में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों, उत्तराखंड में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, रुड़की में है या पंतनगर में है या देहरादून में है, नैनीताल में है। तो साथियों, उत्तराखंड में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय आपका देहरादून में हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखें हम, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। IMA कह रहा हूँ, IMA कहाँ पे साथियों, और इसकी स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में देहरादून में।
तो IMA कहाँ स्थित है आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, देहरादून में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में बोली जाने वाली बोलियाँ इनमें से कौन कौन सी हैं? आप इनमें से ऑप्शन देखोगे तो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं और 2 मंडलों में बोली जाने वाली जो भाषा है ज़्यादातर गढ़वाली और कुमाऊनी है। अगला क्वेश्चन चलते साथियों। ओम पर्वत स्थित है, ओम पर्वत किस मार्ग में स्थित है? वाला आपको बताना है। रूपकुंड में है, रूपकुंड ग्वालदम मार्ग में, बद्रीनाथ संतो पंथ मार्ग में, या केदारनाथ का कांग भुजतो मार्ग में, या मालपा मानसरोवर मार्ग में। तो साथियों ओम पर्वत आपका पता है आपको मालपा मानसरोवर मार्ग में है, और यही हाल ही में मोदी जी जो पार्वती ताल है वहाँ से वो तपस्या कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने ओम पर्वत के दर्शन करे। तो मालपा मानसरोवर मार्ग ये पिथौरागढ़ साइड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बुग्याल किसे कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सटीक पढ़ोगे तो आप बुग्याल किसे कहते हैं, आपका ऑप्शन निकलेगा पहाड़ों के बीच हरे चारागाह को। जो पहाड़ों के बीच हरे चारागाह होते साथियों उन्हें बुग्याल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कुमाऊं का चाणक्य किसे कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे को, या हर्षदेव जोशी को, या इंद्रमणि बडौनी को, या कवि गिरजा को। तो साथियों कुमाऊं के चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट रामनगर में है, या कालाढूंगी में है, रानीखेत में, नैनीताल में। साथियों तो ये कालाढूंगी वाला जो क्षेत्र है उसी के अंतर्गत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों 1936 में हुई थी। ये भारत का पहला अव्यवस्थित राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन देखें हम तो केदारनाथ धाम किस जनपद में है? देखिए साथियों केदारनाथ कहाँ है? चमोली में है, उत्तरकाशी में है, या टिहरी में है, या रुद्रप्रयाग में है। तो साथियों केदारनाथ धाम जो है ये आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है, और केदारनाथ में भगवान शिव का मंदिर है। तो भगवान शिव का जो अंग रक्षक देवता माना जाता है वो भैरव को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है नैनीताल झील की खोज कब हुई? पूछ सकता है। तो साथियों 1841 में हुई। नैनीताल झील की खोज कब हुई? 1841 में हुई। और किसने करी? तो पी बैरन आपको याद रखना है, पी बैरन आपको बिल्कुल याद रखना है। साथियों अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गढ़वाल मंडल में कितने जनपद हैं? तो साथियों आप सभी जानते हैं गढ़वाल मंडल में आपके 7 जनपद हैं, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और कुमाऊं में कितने जनपद हैं? तो 6 जनपद बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पिरान कलियर धार्मिक स्थान कहाँ स्थित है? पिरान कलियर ये बहुत बार पूछा जाता है साथियों, पौड़ी में है, हरिद्वार में है, देहरादून में है, या सहारनपुर में है। तो पिरान कलियर ये हरिद्वार के आसपास रुड़की में पड़ता है। ये हरिद्वार यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कह रहा है तो कहाँ स्थित है? देहरादून में है, या मसूरी में है, रुड़की में है, नैनीताल में, उत्तराखंड का। तो साथियों राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रुड़की में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके सामने। प्रसिद्ध मायावती आश्रम किस नगर के समीप स्थित है? जो मायावती आश्रम है उत्तराखंड में वो किस जनपद में है? लोहाघाट है, या टनकपुर है, या बैरीनाग है, या उधम सिंह नगर है। तो साथियों आप भी फटाफट चेक करते रहिए। तो लोहाघाट के समीप प्रसिद्ध मायावती आश्रम स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य स्थित है? तो साथियों अल्मोड़ा है, देहरादून है, नैनीताल है, या चमोली है। आपको बताना है कि उत्तराखंड के कौन सा ऐसा जनपद है जहाँ पे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भी है और राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है। तो आपको बताना साथियों तो चमोली जनपद आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहाँ पे यदि राष्ट्रीय उद्यान पूछे उत्तराखंड में कितने हैं तो आपको 6 याद रखना है, और राष्ट्रीय अभ्यारण्य पूछे तो आपको 7 याद रखना है, 7। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? आर.पी. टोलिया है, या एम रामचंद्रन है, के आर्य है, या एन.पी. नवानी है। तो साथियों आपको बताना है कि उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो आर.पी. टोलिया आपको याद रखना है। तो एन.पी. नवानी कौन थे? ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले सदस्य थे, अध्यक्ष थे। तो आर.पी. टोलिया आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने का रिवाज है? साथियों यहाँ पे पहले पत्थर फेंके जाते हैं, अब पत्थर की जगह में यहाँ पे फूल फेंकने की प्रथा प्रचलित हो गई है। तो देवी धुरा मेला, या गेंद मेला, जोलजीबी मेला, या गोचर मेला। तो साथियों 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने का जो रिवाज है वो कौन सा मेला था? देवी धुरा मेला। ये चंपावत जनपद के अंतर्गत लगता है देवी धुरा मेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? साथियों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आप सभी जानते हैं हरिद्वार जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? आदिगुरु शंकराचार्य पूछ रहा है तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, या गंगोत्री। साथियों केदारनाथ में ही आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन देखें हम। उत्तराखंड में निर्मित हैंडलूम व हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अब किस नाम से किया जा रहा है?
उत्तराखंड में जो निर्मित हैं हैंडलूम व हस्तशिल्प उत्पाद हैं साथियों, आप किस नाम से बेचे जा रहे हैं? हिमाद्री या हर्बल एक्सपो या गोकुल योजना, इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन में, आपको क्वेश्चन का क्रम नहीं दिखना है, आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य के हिमनदों को सर्वाधिक खतरा किससे है? तो ग्रीन हाउस गैसों से है, अम्लीय वर्षा से है, जल प्रदूषण से है, मृदा क्षरण से है। तो साथियों जो हिमनद है उत्तराखंड में, उनको सर्वाधिक खतरा किससे बना हुआ है? तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनसे बना हुआ है। ग्रीन हाउस, सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैसें ये क्या कर देते हैं? ये पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिससे कि जो हिमनद हैं, जो ग्लेशियर हैं, ये पिघलने लग जाते हैं। इसलिए ग्रीन हाउस गैसों से हिमनदों को सर्वाधिक खतरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपके सामने, उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? जब निर्वाचित पूछेगा साथियों तो कौन थे? नारायण दत्त तिवारी। ऑप्शन नंबर 3 है नारायण दत्त तिवारी। जब निर्वाचित पूछेगा तो नारायण दत्त तिवारी जी हैं, और जब अंतरिम पूछेगा तो नित्यानंद स्वामी जी हैं। जो पहले मुख्यमंत्री थे हमारे उत्तराखंड के वो नित्यानंद स्वामी थे, ये अंतरिम के अंतर्गत आते हैं, और निर्वाचित पूछेगा तो नारायण दत्त तिवारी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा मंदाकिनी के संगम की कहाँ की संगम पर स्थित है? देवप्रयाग में, नंदप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में। तो साथियों नंदप्रयाग में तो अलकनंदा नंदाकिनी का संगम स्थल है, और यहाँ पे हम देखें तो मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम स्थल है वो कहाँ पे हो जाएगा? आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी? नारद कुंड से, गौरी कुंड से, गंगा कुंड से या हेमकुंड से? तो साथियों आदि शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित जो मूर्ति कहाँ से निकाली थी? वो नारद कुंड से निकाली थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जानेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था? ये शिव मंदिर है, जानेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनाया था? शालिवाहन ने बनाया, शक्तिवाहन ने बनाया, कटारमल ने बनाया, जयसिंह ने बनाया? तो साथियों किसने बनाया होगा? जानेश्वर का जो मृत्युंजय मंदिर है ये शालिवाहन जो राजा थे इन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखें हम, उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों की सीमा पड़ोसी देशों से लगती है? या उत्तराखंड कितने पड़ोसी देशों को छूने वाला ये राज्य है? तो बिल्कुल 5 याद रखना है, या 5 याद रखने हैं। उत्तराखंड के ऐसे कितने जिले हैं जो आंतरिक सीमा बनाते हैं, मतलब किसी दूसरे जनपद से भी नहीं मिलते हैं? तो वो है 4 जनपद आपको रखना है याद। 2 गढ़वाल के जनपद हैं, 2 कुमाऊं के हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में सबसे बड़े तीन जिले कौन से? साथियों अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटे की ओर हमें लगाना है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आप सभी को पता है चमोली है, फिर उत्तरकाशी है, फिर पिथौरागढ़ है। तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चमोली हो गया आपका, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपका चमोली है, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद पिथौरागढ़। ये अवरोही क्रम में है, मतलब बड़े से छोटे की ओर आपको इस तरह से लगाना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के इतिहासकारों में नहीं है? उत्तराखंड के इतिहासकारों में नहीं है। देखिए हरि कृष्ण रतूड़ी हैं, बद्रीदत्त पांडे हैं, शिव प्रसाद डबराल जी हैं, इतिहासकार रहे हैं, इनकी पुस्तकें भी हैं। और साथियों चंद सिंह गढ़वाली जी हैं, ये नहीं हैं, ये पेशावर कांड से रिलेटिव हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कालिदास द्वारा वर्णित कण्वाश्रम किस नदी के तट पे है? सल्ट पे है, मालिनी पे है, मंदाकिनी पे, यमुना पे? देखिए साथियों कालिदास द्वारा जो वर्णित कण्वाश्रम किस नदी, मेघदूत की जो रचना करी थी कालिदास ने, तो ये मालिनी नदी के तट पे। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, उत्तराखंड राज्य का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग परवर्ती है? 88% है, या 70% है, या 50% है, या 80? आपने 88 वाला ऑप्शन देखा होगा। 88% भूभाग हमारे उत्तराखंड का बिल्कुल परवर्ती है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि प्रस्तावित हिमालयी राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो आपका सटीक ऑप्शन देखेंगे हम, लोहाघाट से ट्यूनी तक जो ये मार्ग है हिमालय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखें हम आपके सामने कि रवाई कांड कब हुआ था? तो रवाई कांड साथियों 1930 के आसपास हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये तिलाड़ी में हुआ था। तिलाड़ी जो स्थान है, ये वाला ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे कुमाऊं परिषद की स्थापना तो 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914 या 1913 या 1916 या 1917? साथियों आपको बताना है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1914, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आपका राइट है। साथियों आपका मूल्यांकन चल रहा है, इससे थोड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। सरल से कठिन की ओर जो क्वेश्चन का पैटर्न है ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उत्तराखंड का बारदोली स्थल किस स्थान को कहा जाता है? सल्ट को, या सालम को, या दो घाट को, या कतुर घाटी को? तो साथियों उत्तराखंड का जो बारदोली स्थल है कहाँ को कहा जाता है? तो ये सल्ट वाला जो क्षेत्र है अल्मोड़ा में पड़ता है, इसे उत्तराखंड का बारदोली कहा जाता है। गढ़वाल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? आपको ये कमेंट करना है या कॉपी में नोट डाउन करना है। बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ? बेगार आंदोलन साथियों यहाँ पे पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है कि बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ। चलता अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सरला बहन का मूल नाम क्या था? सरला बहन का मूल नाम क्या था? कैथरीन हेलीमन था, या नाइटिंगेल फ्लोरेंस था, या एनी बेसेंट था, या इनमें से कोई नहीं? तो सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। कैथरीन हेलीमन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बिस्नी देवी शाह कौन थी? बिस्नी देवी शाह कौन थी? तो बिस्नी देवी शाह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ये जेल जाने वाली महिला थी उत्तराखंड की पहली। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे। कौन थे साथियों? ये थे जयानंद भारती। डोला पालकी आंदोलन जयानंद भारती। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब की थी? तो कब की थी साथियों? आपको ऑप्शन याद रखना है। जून 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम की थी। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ साथियों? 1918 में या 1921 में? या यहाँ पे देखना है आपको कि शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ कब हुआ था। सटीक आंसर हो जाएगा, पहला ही राइट हो जाएगा, 15 सितंबर 1918 को। 15 सितंबर 1918 को शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड के कौन व्यक्ति उपस्थित हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था साथियों, तो उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति थे। कौन थे? ज्वालादत्त जोशी। ज्वालादत्त जोशी जी वहाँ पे उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन देखें, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी कौन था? तो साथियों ये था कालू मेहरा। मोहन सिंह मेहता ये उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे जेल जाने वाले। बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं का इतिहास लिखा इन्होंने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। मोहन जोशी हैं, या नागेंद्र सकलानी है, मोनू राम है, भैरवदत्त जोशी हैं? तो साथियों गांधी जी की जो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा शुरू हुई उसमें उत्तराखंड से कौन व्यक्ति शामिल थे? तो मोहन जोशी। मोहन जोशी आपको याद रखना है, मोहन जोशी। मौ से मोहन, मौ से महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में मोहन ही जा सकता है। मौ से मोहन, मौ से महात्मा गांधी आपको बिल्कुल याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड राज्य की नकदी फसल है? कह रहा है नकदी। आलू है, मिर्च है, मडवा है, या गन्ना है? नकदी फसल कहते हैं जो कीमती होती है। मिर्च हो जाएगा आपका। मिर्च बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर भी राइट है। अगले साथियों, भारत पर 1962 में चीन के आक्रमण से पूर्व पिथौरागढ़ जनपद की भोटिया जनजाति के किस देश के साथ व्यापार या अच्छे संबंध थे? तो तिब्बत के साथ थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, तिब्बत के साथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी बी चंद सिंह गढ़वाली की स्मृति में स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है? तो साथियों पर्यटन के क्षेत्र में। पर्यटन के क्षेत्र में आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? ऑप्शन के आधार पर देखना है साथियों आपको। और वैसे भी टिहरी जो गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल की जो महिला न्यूनतम साक्षरता दर है, टिहरी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? सबसे ज़्यादा थारू रहते हैं साथियों आपके उधम सिंह नगर में। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम, उत्तराखंड के किस जनपद में विकास खंडों की संख्या सबसे ज़्यादा है? ग्राम सभा भी सबसे ज़्यादा है और विकास खंड भी पौड़ी जनपद में। तो अभी टोटल विकास खंड कितने हैं साथियों? तो 95 विकास खंड हैं उत्तराखंड में। और तहसील की बात करेंगे तो अभी उत्तराखंड में 110 तहसीलें हैं। 110 तहसीलें हैं। और उप तहसीलें कितने हैं उत्तराखंड में? आपको बिल्कुल कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात कितना है? यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो 963 है। पहले 964 था 10 साल पहले, तो एक ही कमी पाई गई थी, 963 हो गए हैं अब। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों हम कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको देखना है तो 189। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड का कितना प्रतिशत है?
तो देश की जनसंख्या का साथियों ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 के अनुसार 2011 की जनगणना 0.83%, 0.83% आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तराखंड के किस जिले में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों का अनुपात सर्वाधिक है? तो कौन सा जनपद है साथियों? रुद्रप्रयाग है या चमोली है या अल्मोड़ा है या चंपावत है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा अल्मोड़ा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में औद्योगिक निदेशालय स्थित है? औद्योगिक सबसे ज़्यादा तो ये देहरादून क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, किंगरी विंगरी दर्रा किसको जोड़ता है? किंगरी विंगरी साथियों तो ये जोड़ता है चमोली और तिब्बत को। चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है ये किंगरी और विंगरी दर्रा है। अगला क्वेश्चन देखें, 11वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा के लिए उत्तराखंड राज्य ने कितनी धनराशि दी थी? तो उस समय 3874 आपको याद रखना है, 3874 करोड़ रुपये, 4874 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2.90% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? साथियों कालागढ़ आपका कुमाऊं क्षेत्र में है, तो ये है आपका रामगंगा नदी पर है कालागढ़ बांध। साथियों अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड से रिलेटिव कि नंदाराज तीर्थ यात्रा में कांसवा से हेमकुंड की दूरी तय की जाती है। 180 किलोमीटर की यात्रा है या 220 किलोमीटर की है या 280 किलोमीटर की है या 250 की? तो साथियों नंदाराज तीर्थ यात्रा ये भारत की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा मानी जाती है। यह पैदल यात्रा होती है और उत्तराखंड में हर 12 वर्षों के बाद इस नंदाराज यात्रा का आयोजन किया जाता है। ये कांसवा से हेमकुंड की दूरी आपको बतानी है इसमें, तो इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा 280 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा है कांसवा से हेमकुंड की दूरी। अगला क्वेश्चन है साथियों, कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण माप तोल की इकाई थी? द्रोण माप तोल की इकाई आपने पढ़ा है, पानी के लिए थी या ज़मीन और अनाज के लिए, ज़मीन के लिए या लकड़ी के लिए? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ज़मीन और अनाज के लिए द्रोण माप तोल की इकाई थी कुमाऊं और गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? साथियों बहुत बार पूछा जाता है, ई गार्डनर है या रेमजे है या ट्रेल है या बेटन है? तो ई गार्डनर ये हमारे कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था, ई गार्डनर। और खच्चर सेना का जो किसने खच्चर सेना शुरू की साथियों? तो ट्रेल ने की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड की जनजातीय जनसंख्या में सर्वाधिक है? तो जौनसारी है, भोटिया है, बुक्शा है या थारू है? तो साथियों जौनसारी जो जनजाति है ये सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखें, गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्त योग टीका कहाँ लिखा? तो साथियों कौसानी में। तो गांधी जी कुमाऊं की यात्रा पर कब आए थे? तो 1929 में आए थे, जून में, आपको याद रखना है। और कौसानी में कितने दिन रुके थे ये अनासक्ति? तो 12 दिन रुके थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था उसका नाम था दारा सिकोह, आपको याद रखना है। अगला है, उत्तराखंड की दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा बताना है। दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो साथियों ऊंटा धुर्रा हो जाएगा, ऊंटा धुर्रा आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है, चमोली जिले के रेणी गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे रहा है? तो चिपको आंदोलन से। साथियों चिपको आंदोलन कब हुआ साथियों? तो 1974 में, आपको याद रखना है, 1974 में। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से किस देवता को कटारमल का मंदिर कहा जाता है? तो ये सूर्य भगवान। और दोस्तों कटारमल का मंदिर कहाँ स्थित है उत्तराखंड में? तो ये अल्मोड़ा जनपद में है। अगला देखें, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो साथियों गोरखा शासन की बात हो रही कुमाऊं में तो 1790 में। तो साथियों ये थे उत्तराखंड और रमसा से रिलेटिव क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटिव क्वेश्चन, मनोविज्ञान से रिलेटिव क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि आपको आज के क्वेश्चन जरा भी अच्छे लगे तो साथियों कमेंट और एक लाइक जरूर कर रहे हैं। धन्यवाद। इससे बेटर क्वेश्चन हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।